हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश दयाल है और मैं एक रियल इस्टेट कंसल्टेंट हूँ और मैं रियलिटी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 11-12 सालों से काम कर रहा हूँ। और ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं समय समय पे अपनी वीडियोस डालता रहता हूँ, जिसमें मैं प्रॉपर्टीज़ की जो भी न्यू डेवलपमेंट है, न्यू अपडेट्स हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से शेयर करूँ और आप लोगों को एजुकेट करूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी इससे पहले जो वीडियो थी वो रेरा से रिलेटेड थी कि उसमें मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर दिए थे कि रेरा का मतलब क्या है और रेरा के आने के बाद एक बायर को और एक इन्वेस्टर्स को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो दोस्तों, ये मेरा उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वैल्यूएबल टॉपिक्स उठाए हुए हैं आज भी। तो मेरे जो आज के टॉपिक हैं वो ये हैं कि एक बिल्टअप एरिया, सुपर एरिया और कॉमन एरिया में क्या फ़र्क होता है। तो आज मैं बात करूँगा कारपेट एरिया की, बिल्टअप एरिया की, सुपर एरिया की और कॉमन एरिया की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको बहुत ध्यान से समझें और अगर हो सकता है तो आप कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और आपको हेल्प करे। तो मैं बात कर रहा था अपनी पिछली वीडियो में रेरा के आने से क्या फ़ायदे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क रेरा के आने के बाद हुआ है, जिसमें अब जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ़ और सिर्फ कारपेट एरिया पे ही सेल होंगी। उसमें बिल्डर को जो भी एग्रीमेंट है उसमें कारपेट एरिया मेंशन करना पड़ेगा और बिल्टअप एरिया की कोई भी उसमें सुपर एरिया की उसमें अब कोई भी ख़रीद फ़रोख्त नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कारपेट एरिया की। वो कारपेट एरिया होता क्या है एक्चुअल में। कारपेट एरिया, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, कारपेट एरिया। जी, अगर मैं एग्जांपल लूँ 2 बीएचके के फ्लैट का, तो अगर मैं एक फ्लैट में एंटर करता हूँ तो सबसे पहले मेरे को ड्राइंग डाइनिंग रूम मिलेगा, उसके बाद किचन मिलेगा, फिर एक कॉमन टॉयलेट मिलेगा और 2 बेडरूम मिलेंगे और एक जो मास्टर बेडरूम है उसमें टॉयलेट होगा और साथ में इसमें बालकनीज़ भी होंगी। ठीक है दोस्तों, बट कारपेट एरिया में बालकनीज इंक्लूड नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एज़ पर रेरा कारपेट एरिया में बालकनीज इंक्लूड नहीं होंगी और जो भी हमारे ड्राई एरियाज़ हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो कारपेट एरिया का मतलब सिर्फ जहाँ पे हम कारपेट बिछा सकते हो, जो कि हमारा ड्राइंग डाइनिंग आ जाता है, हमारा किचन आ जाता है, हमारा टॉयलेट आ जाता है और दोनों बेडरूम आ जाते हैं और एक जो मास्टर बेडरूम है उसका जो टॉयलेट आ जाता है, दैट इज़ वी से एक्चुअल कारपेट एरिया। ठीक है दोस्तों, अब इसी कारपेट एरिया पे बिल्डर से जो एक कस्टमर है, क्लाइंट है, वो ख़रीद फरोख्त करेगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ बिल्टअप एरिया की। बिल्टअप एरिया क्या होता है? बिल्टअप एरिया आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल जो वॉल हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे अगर मैं एक फ्लैट की बात करता हूँ तो उसको जो चारों तरफ जो दीवार हैं जिसको उस 2 बीएचके के फ्लैट ने कवर करा हुआ है। ठीक है, अब इसमें वो दीवारें आ गई और इंटरनल दीवारें आ गई। इंटरनल दीवारें जैसे एक बेडरूम को दूसरे बेडरूम के बीच में जो भी दीवारें होती हैं जो उनको अलग करती हैं, बीच में जो आपका रास्ता होता है जाने का, ठीक है ना, वो दीवारें हो गई। तो उनको हम इंटरनल दीवारें कहेंगे। जैसे जो किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, उनके अंदर जो दीवारों का जो भी कंस्ट्रक्शन हमने करा है, जो भी उसमें एरिया लगा है, वो एरिया इस कारपेट एरिया में इंक्लूड हो जाता है। अब इस बिल्टअप एरिया में बालकनी इंक्लूड हो जाएंगे, ड्राई एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा और आपकी सॉफ्ट भी इंक्लूड हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया में क्या फ़र्क हो गया? कारपेट एरिया में बालकनीज और आपका ड्राई एरिया इंक्लूड नहीं होता है और बिल्टअप एरिया में आपका एक्सटर्नल, इंटरनल और आपकी जो भी बालकनीज हैं और जो ड्राई एरियाज़ हैं वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूँ तीसरे टर्मिनोलॉजी की, वो है हमारा सुपर एरिया। अब सुपर एरिया में क्या इंक्लूड होता है? हमारा कारपेट एरिया हो गया, बिल्टअप एरिया हो गया और एक हमारा कॉमन एरिया आता है। तो अब कॉमन एरिया जो आता है, वो कॉमन एरिया क्या होता है उसको मैं आपको बताऊंगा। कॉमन एरिया का मतलब हो गया हमारा जो फ्लैट्स में जब हम एंटर करते हैं उससे पहले जो एंटर करने के लिए हमें लिफ्ट से आना पड़ता है, तो लिफ्ट हो गया। फिर हमें कॉमन एरिया से जाके अपने फ्लैट में एंटर करना पड़ता है, तो वो कॉमन एरिया हो गया। उसके अलावा हमें कार पार्किंग मिलती है, तो वो कार पार्किंग का भी एरिया हो गया। प्लस हमें कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे क्लब हाउस हो गया आपका। ठीक है, तो वो जो क्लब हाउस है उसका भी एरिया हम कॉमन एरिया में इंक्लूड करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो हमारा जो सुपर एरिया हो गया वो हमारा कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया प्लस हमारा कॉमन एरिया हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा सुपर एरिया हो गया वो सबसे बड़ा होता है। सुपर एरिया की अगर मैं बात करूं, वो हमारा कारपेट एरिया से आप मान के चलिए 20 से 40% के आसपास बड़ा होता है। ठीक है, और अगर मैं कारपेट एरिया से बिल्टअप एरिया की बात करूं तो 5 से 10% के आसपास बड़ा होता है या एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कहेंगे जी सुपर एरिया तो बहुत बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, सुपर एरिया बड़ा होता है अनडाउटली, और इसमें जो भी हमारा लिफ्ट हो गया, जो भी हमारी लॉबी होगी और प्लस स्टेयर होगी। जी हाँ दोस्तों, सीढ़ियाँ मैं बताना भूल गया था, जो स्टेयर्स होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती है, प्लस जो भी आपकी कार पार्किंग और क्लब हाउस, उसका जो प्रोपोर्शनेट एरिया होता है वो हम इंक्लूड करते हैं, ना कि एक्चुअल एरिया इंक्लूड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर बताना चाहूँगा, हमारा जो 2 BHK का फ्लैट है उसमें हमारी लॉबी हो गई, लिफ्ट होगी, स्टेयर्स होगी, और जो हमारा क्लब हाउस है उसका जो प्रोपोर्शनेट एरिया होता है उसको हम क्लब करते हैं आपका बिल्टअप एरिया के अंतर्गत। तो हमारा वो जो सुपर एरिया आता है वो कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया प्लस हमारा जो कॉमन एरिया का प्रोपोर्शनेट एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों, अब रेरा के आने से पहले क्या होता था और उसके क्या क्या नेगेटिव एक एस्पेक्ट होते थे जो एक बायर को झेलने पड़ते थे। आप इसको ऐसे समझिए, अगर कॉमन एरिया बड़ा होता था तो बिल्डर कॉमन एरिया पे ही सेल करता था। जब कॉमन एरिया पे सेल करता था तो एक बायर को सेल प्राइस ज़्यादा देना पड़ता था। तो पहले तो वो सेल प्राइस ज़्यादा देता था, उसके बाद जब उसकी स्टाम्प ड्यूटी उसको पे करनी पड़ती थी, वो स्टाम्प पेपर्स उसको ज़्यादा देने पड़ते थे, प्लस उस पर जो सरकार का टैक्स होता था वो उसको ज़्यादा देना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं सुपर एरिया पे सेल होने की वजह से एक बायर को, इन्वेस्टर्स को इन सब चीज़ों का भुगतान बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, अब कारपेट एरिया पे सेल होने की वजह से ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जो भी हमारे कॉमन एरिया को हम क्लब करते थे, ये अब क्लब नहीं करेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल कारपेट एरिया है उसी पे अब खरीद फरोख होगी, उतना ही पैसा एक बायर को, बिल्डर को देना पड़ेगा, और उतनी ही स्टाम्प ड्यूटीज़ उसको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, और उतना ही उसको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो होगी वन टाइम पे की बात। अब सबसे जो बड़ा इसमें फैक्टर आता था जिस पे एक बायर ध्यान ही नहीं देता था, वो आता था हमारा जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस चार्ज। आप ऐसा सोचिए, अगर पहले रेरा के आने से पहले जो सुपर एरिया पे वो मेंटेनेंस चार्जेस देता था वो लाइफ टाइम देता था। अब वो सुपर एरिया अगर वो बड़ा है तो आप ये समझिए एक बायर को, इन्वेस्टर्स को लाइफ टाइम, मैं इन्वेस्टर्स की तो बात नहीं करूँगा, इन्वेस्टर्स तो 1-2 साल बाद निकल जाता था। ठीक है, अगर मैं एक एक्चुअल बायर की बात करूँ जो उसमें रहता था अगले 10-20 सालों तक या उससे ज़्यादा, तो उसको लाइफ टाइम सुपर एरिया पे ही मेंटेनेंस चार्ज देनी पड़ती थी, जो कि बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है दोस्तों, जो कारपेट एरिया से 20 से 40% ज़्यादा होती है। अब अगर एज पर रेरा जो मेंटेनेंस जाएगी वो भी कारपेट एरिया पे जाएगी, तो आप ये समझिए कि कारपेट एरिया पे अगर मेंटेनेंस बिल्डर लेगा तो वो कितना एक लेस इम्पैक्ट आएगा उसकी पॉकेट पे। अगर मैं बात करूं, एक जो बर्डन है बायर का वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक फैक्टर्स हैं जो बायर्स के बेनिफिट्स में हैं, जो रेरा के आने के बाद हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आइकन का बटन भी प्रेस करिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि मेरे को आने वाले किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए, और अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ उस पर भी आप कमेंट्स करिए। और मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा, जो मेरी तीसरी वीडियो होगी, वो भी इसी सीरीज़ पे होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को जय हिंद और नमस्कार।